Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12 geography. The book name is India People and Economy. It is chapter 2 and the name of the chapter is Migration Type Causes and Consequences. So let's proceed with this chapter. तो इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे माइग्रेशन और उससे रिलेटेड इशू को. माइग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. यानी पॉपुलेशन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है पर उसे चेंज करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए माइग्रेशन का बहुत ही बड़ा हाथ होता है. इंडिया में ऐसा कई बार हुआ है कि दूसरे कंट्री के लोग आकर के इंडिया में सेटल हो गए हैं. जैसे सेंट्रल एशिया से, वेस्टर्न एशिया से, साउथ ईस्टर्न एशिया से कई लोग आकर के इंडिया में सेटल हुए हैं. सेम वे इंडिया से भी कई लोग जाकर के दूसरे कंट्री में सेटल हुए हैं. जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्री में गए हैं, नॉर्थ यूरोप में गए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया के लोग जाकर के सेटल हुए हैं. तो लोगों का आना जाना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लगा रहता है. तो ये जो माइग्रेशन होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. तो 2001 सेंसस आपका माइग्रेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है. मगर इससे बहुत पहले जब 1881 में पहली बार सेंसस कंडक्ट किया गया था तो माइग्रेशन को आप दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड करते थे. सिर्फ आप प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही डेटा को कलेक्ट करते थे. फिर जब 1961 में सेंसस किया गया तो दो कंपोनेंट को कंसीडर किया गया. एक तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता था कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन सा विलेज, कौन से टाउन में आप रहते हो. और आपसे ये भी पूछा जाता था कि जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपका रेसिडेंस है वहाँ पर आप कितने समय से रह रहे हो. फिर जब 1971 में सेंसस कंडक्ट कराया गया तो आपसे प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस के बारे में पूछा जाने लगा. यानी आप कहाँ रहते थे, इससे पहले आप कहाँ रह रहे थे और कितना ड्यूरेशन से आप वहाँ पे स्टे कर रहे थे. और आप जहाँ रह रहे हो, जिस जगह पे आपकी जनगणना हो रही है वहाँ पर आप कितने समय से हो. यानी अभी जहाँ हो रहे हो, आप अभी जहाँ पे आपका नाम कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ आप कितने समय से हो और इससे पहले आप कहाँ रहते थे. उसके बाद जब 1981 में एक सेंसस को कंडक्ट कराया गया तो रीज़न ऑफ माइग्रेशन पूछा जाने लगा. यानी कि अगर आप माइग्रेट हुए हो तो क्यों हुए हो. फिर जब 2001 में सेंसस कंडक्ट कराया गया तो माइग्रेशन को दो कैटेगरी में माइग्रेशन की डाटा को कलेक्ट किया गया. एक प्लेस ऑफ बर्थ और एक प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस में. तो क्या है ये प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस. तो प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस में, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस में अंतर ये है कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है ना, उसमें क्या होता है कि आप सपोज ए प्लेस में बॉर्न हुए हो, आपका बर्थ प्लेस ए है, मगर आप काम करने के चक्कर में बी प्लेस में जाकर के रहने लगते हो. तो जब आपकी जनगणना होती है, न्यूमरेशन होता है, तो आप बी प्लेस में काउंट किए जाते हो. ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आपका माइग्रेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. यानी आप माइग्रेट हो गए हो अपने प्लेस ऑफ बर्थ से दूसरी जगह पे. इसको कहा जाता है माइग्रेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और इसको लाइफ टाइम माइग्रेंट भी कहा जाता है. प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस क्या होता है. मान लो आप जॉब करते हो बी प्लेस में मगर किसी काम से सी प्लेस में गए हुए हो. ठीक है, सी नाम के प्लेस में गए हुए हो. तो जब आपकी जनगणना एन्यूमरेशन होता है तो आपकी काउंटिंग की जाती है सी प्लेस में. इस केस में जो माइग्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये माइग्रेशन हो रहा है प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस का माइग्रेशन. यानी आप अपने लास्ट रेसिडेंस जहाँ पे आप रहते थे वहाँ से आप हट गए हो. इस समय एन्यूमरेशन के समय आप उस जगह से हटे हुए हो. तो ये होता है आपका प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस माइग्रेशन. तो ये दो टाइप का माइग्रेशन 2001 में कंसिडर करके डेटा को कलेक्ट किया गया. और टोटल माइग्रेशन का 30% माइग्रेशन आपका प्लेस ऑफ बर्थ वाला होता था जिसमें 307 मिलियन पीपुल आते थे. और 31% टोटल माइग्रेशन का 31% माइग्रेशन आपका प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस वाला होता था जिसमें आपके 315 मिलियन पीपुल आते थे. तो ये प्लेस ऑफ बर्थ वाला माइग्रेशन क्या हुआ, ये इसमें डिफरेंस आ जाता है प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन में. और प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस में डिफरेंस आ जाता है प्लेस ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन में. तो ये है आपका दो टाइप ऑफ माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. तो जब सेंसस कंडक्ट किया जाता है तो आपसे सेंसस कंडक्ट करने वाले दो चीज़ें पूछते हैं. एक तो आपका प्लेस ऑफ बॉर्न क्या है, मतलब आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पे आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है
आप वहीं पे बॉर्न है तो कोई बात नहीं, मगर अगर आप वहाँ के बॉर्न नहीं हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ बॉर्न हैं, वो टाउन क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो स्टेट क्या है जहाँ पे आप बॉर्न हुए हो। इंडियन हो तो आप टाउन एंड स्टेट्स ये सब बताओगे, मगर आप इंडियन अगर नहीं है, कोई दूसरा फॉरेनर है, तो उससे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि वो किस कंट्री का है। सेम वे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यहाँ पर बाहर से तो नहीं आए हो, तो आप अगर यहाँ बाहर से नहीं आए हो तब तो कोई बात नहीं, मगर अगर आप आए हो तो आपका प्रीवियस प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या था, इससे पहले आप कहाँ रहते थे, उसका टाउन, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट पूछा जाएगा। इंडियन है तो ये बातें बताएंगे, मगर अगर फॉरेनर हैं तो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस में आप बताओगे कि आप किस कंट्री से आए हो। ठीक है, तो आपका बॉर्न कहाँ हुआ है और इससे पहले आप कहाँ रहते थे, ये दोनों क्वेश्चन आपका सेंसस के समय माइग्रेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो जो ये स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन है ये दो तरह के आपके माइग्रेशन होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल और डोमेस्टिक माइग्रेशन और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो पहले देखते हैं इंटरनल और डोमेस्टिक माइग्रेशन किसको कहते हैं। ये माइग्रेशन वो माइग्रेशन होता है जो कंट्री के अंदर ही होता है, कंट्री के बीचों बीच में, कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब इंसान जाता है तो उसको इंटरनल या डोमेस्टिक माइग्रेशन कहा जाता है। ये रूरल टू रूरल यानी एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं। अर्बन टू रूरल यानी शहर को छोड़ करके गांव में भी कई लोग रहने चले जाते हैं, तो इस तरह का भी माइग्रेशन हो सकता है। अर्बन से अर्बन, अर्बन टू अर्बन यानी एक शहर से दूसरे शहर में भी जाकर कई बार लोग रहते हैं, मान लो छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ, या एक किसी और शहर में आपकी अपॉर्चुनिटी है तो आप एक सिटी छोड़ करके दूसरी सिटी में, तो अर्बन टू अर्बन में माइग्रेशन होता है। और रूरल टू अर्बन यानी गांव से शहर की तरफ भी माइग्रेशन होता है। तो इन 4 टाइप्स के माइग्रेशन होते हैं इंटरनल और डोमेस्टिक माइग्रेशन के कैटेगरी में। इसके अलावा जो माइग्रेशन इंटरनल और डोमेस्टिक माइग्रेशन होता है उसमें जो विमेंस का जो माइग्रेशन होता है, फीमेल का माइग्रेशन मोस्टली आपका मैरिज की वजह से होता है। शादी की वजह से औरतें एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाती हैं। ज़्यादातर ये शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ही होता है, बहुत दूर दूर नहीं जाती हैं, वो आसपास ही किसी जगह पे शादी करके चली जाती है। तो ये मोस्टली वीमेन का माइग्रेशन जो होता है शादी की वजह से या किसी भी वजह से, तो विमेंस का माइग्रेशन रूरल टू रूरल या अर्बन टू अर्बन या रूरल टू अर्बन होता है, यानी गांव से गांव और या तो शहर से शहर की तरफ या फिर गांव से शहर की तरफ होता है। तो इस तरह का माइग्रेशन आप विमेंस में देखते हो। और जो मैन का माइग्रेशन होता है ना, औरतों का माइग्रेशन ज़्यादातर शादी के लिए होता है, मगर मैन का माइग्रेशन ज़्यादातर वर्क के लिए होता है, और वो वर्क के लिए माइग्रेट करते हैं ज़्यादातर रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, यानी गांव से शहर की तरफ या अर्बन से अर्बन यानी एक सिटी से दूसरे सिटी के तरफ। तो ये जो माइग्रेशन होता है, जो इंटरनल और डोमेस्टिक माइग्रेशन होता है, ये इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंट्रा स्टेट भी हो सकता है। इंटर स्टेट यानी कि एक ही स्टेट में एक ही स्टेट के एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाओ, और इंट्रा स्टेट में क्या होता है, एक स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट चले जाओ। तो इस तरह से किसी भी तरह का माइग्रेशन हो सकता है। दूसरा आपका जो सेकंड स्ट्रीम है माइग्रेशन का, वो है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या होता है, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री का आना जाना, यानी कि कई बार क्या होता है, अपने कंट्री में आकर के दूसरे कंट्री से लोग आकर के अपने कंट्री में रहने लगते हैं, और अपने कंट्री से कभी कभी जाकर के लोग दूसरे कंट्री में रहने लगते हैं। तो जब हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं ना, तो उसको कहा जाता है एमिग्रेशन, वो ई से स्टार्ट होता है। मगर जब दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आके रहने लगते हैं तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन, वो आई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा दोनों ही तरह का माइग्रेशन आपके कंट्री में देखा जाता है। जो हमारे कंट्री में 5 मिलियन पीपल दूसरे कंट्री से आकर के हमारे कंट्री में बसे हैं। ठीक है, उस 5 मिलियन पीपल के 96% लोग हमारे देश के आसपास के नेबरिंग हुड से ही आए हैं। जैसे बांग्लादेश से 3 मिलियन, पाकिस्तान से 0.9 मिलियन, नेपाल से 0.5 मिलियन आए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, तिब्बत और श्रीलंका से भी कई लोग आकर के हमारे कंट्री में बसे हैं। सेम वे हमारे कंट्री से भी 20 मिलियन इंडियंस जाकर के दूसरे कंट्रीज में बस गए हैं। 110 कंट्रीज में हमारे कंट्री से इंडियंस गए हैं और वहाँ जाकर के सेटल हुए हैं। तो इंडिया का जो डायस्पोरा है, ये जो बाहर जाने का जो सिलसिला है, ये काफ़ी बड़ा है।
तो आइए इंडिया का डायस्पोरा को फेसेस में स्टडी करें। तो कई फेसेस हैं इंडिया के डायस्पोरा के, आपकी टोटल 3 फेसेस है। तो जो फर्स्ट फेस हुआ था वो एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड के समय हुआ था, तब इंडिया आज़ाद नहीं थी। उस समय कई इंडियंस आपके मॉरिशस, कैरेबियन कंट्री, साउथ अफ्रीकन कंट्री, फिजी जैसे कंट्रीज में जा कर के बस गए थे। स्पेशली इस जगह में से जाने वाले लोग आपके यूपी और बिहार से थे और ब्रिटिशर्स के फोर्स करने से वो वहाँ पे जा कर के बसे थे। इसी तरह से डच और पोर्तुगीज भी हमारे कुछ पार्ट में जैसे गोवा में रूल किए थे और उन्होंने भी फोर्स किया था दूसरी जगह पे जाकर के सेटल होने के लिए इंडियंस को। फ्रेंच ने भी किया था। तो ये सब क्या हुआ था, ये कॉलोनियल पीरियड में हुआ था। दूसरी कंट्री के लोग इंडियंस को फोर्स किए थे दूसरी जगह जाकर के बसने के लिए। तो जब ये दूसरी जगह जाते थे ना, तो एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते थे। इसको ग्रिमिट एक्ट या इंडियन इमिग्रेशन एक्ट भी कहा जाता था। इसमें क्या होता था, ज़्यादातर ये जो लोग जाते थे ना, प्लांटेशन वर्कर बन के जाते थे और दूसरे जो वहाँ के जो प्लांटेशन ओनर थे ना, उनके वहाँ पे वो प्लांटेशन वर्कर का काम करते थे। वहाँ पे वो एक तरह से स्लेव की तरह रहते थे और स्लेव की तरह ट्रीट होते थे। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन का माइग्रेशन टू डिफरेंट कंट्री यानी इंडिया का डायस्पोरा का फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज में क्या होता है, ये 1970 में स्टार्ट होता है। इस समय हमारे कंट्री से बहुत सारे लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाने लगते हैं। ये ज़्यादातर आपका जैसे मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर जैसे कंट्रीज में जाने लगते हैं। और यहाँ जाने वाले लोग ज़्यादातर स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर ही हुआ करते थे, जो आर्टिशन, ट्रेडर, फैक्ट्री वर्कर्स और प्रोफेशनल का काम किया करते थे। तो इस समय क्या होता है, सेकेंड फेज में आप ज़्यादातर कहाँ जा रहे हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहे हो। फिर स्टार्ट होता है आपका थर्ड फेज ऑफ इंडियंस डायस्पोरा और वो होता है आपका 1980 में। और इस समय इंडिया से ज़्यादातर लोग यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में जाने लगते हैं। और इस समय आपके सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर नहीं बल्कि स्किल्ड लेबर आपके जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो इस तरह के प्रोफेशनल वर्कर्स जाने लगते हैं। इसको नॉलेज बेस्ड इंडियन इमिग्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब पढ़े लिखों का इमिग्रेशन हो रहा है इंडिया से। तो जो इंडिया का डायस्पोरा है ना, जो इंडिया बहुत सारे इंडियन जाकर के डिफरेंट कंट्रीज में सेटल हुए हैं, ये जो इंडिया का डायस्पोरा है ये काफ़ी पावरफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन कंट्रीज के डेवलपमेंट में। यानी कि जो ये डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं, उन कंट्री के डेवलपमेंट में जो इंडिया डायस्पोरा है, इंडिया के जो लोग हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा और बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन कंट्री को डेवलप करने के लिए। हमारी कंट्री में स्पेशल वेरिएशन है माइग्रेशन में, यानी हर स्टेट में एक जैसा माइग्रेशन नहीं होता। जैसे कुछ स्टेट है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा इन माइग्रेंट होते हैं, यानी कि वहाँ पे आकर के लोग रहने लगते हैं। और जहाँ तक दूसरे स्टेट है जैसे कि आपका यूपी, बिहार, यहाँ से आउट माइग्रेशन होता है, यानी कि यहाँ से लोग जा कर के दूसरी जगह नौकरी या दूसरे पर्पज से जा कर के रहने लगते हैं। जो आपका ग्रेटर मुंबई है ना, वो आपका अगर इंट्रा स्टेट माइग्रेशन देखोगे महाराष्ट्र में ना, इंट्रा स्टेट यानी उस महाराष्ट्र में ही के एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ जाने के लिए, तो आपका जो ग्रेटर मुंबई है उसमें सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा लोग आकर के वहाँ पे रहने लगते हैं। तो जो ये माइग्रेशन होता है ना, ये दो रीज़न से होता है। एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। तो क्या होता है पुश एंड पुल फैक्टर, इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। पुश फैक्टर क्या होता है, धक्का देना, पुश करना। तो क्या होता है, जो प्लेस ऑफ बर्थ होता है उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते। अपने प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ ओरिजिन या प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ उनका ओरिजिन हुआ, जहाँ उनका जन्म हुआ है, वो वहाँ को छोड़ के जाना नहीं चाहते। मगर कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से वो फोर्स होते हैं, वो पुश होते हैं कि उससे उन्हें जैसे धक्का दिया जाता है कि इस जगह से निकलो। तो इस वजह से वो वहाँ से पुश हो जाते हैं और वहाँ से छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये पुश फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे होने वाली पॉवर्टी, गरीबी, या फिर हाई पॉपुलेशन जिससे डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है, या कोई फैसिलिटी की कमी, या वॉर हो जाना उस एरिया में, या डिसास्टर आ जाना, नेचुरल डिसास्टर, या कोई एपिडेमिक फैल जाना। तो इस तरह के कुछ रीज़न आ जाते हैं उस जगह पे, प्लेस ऑफ ओरिजिन में या प्लेस ऑफ बर्थ में। तो ये लोग पुश होते हैं, मजबूर होते हैं कि उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएं। दूसरी तरफ जो पुल फैक्टर है
वहाँ जो प्लेस में जो ये पुल फैक्टर वाला प्लेस क्या करता है, पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है दूसरे लोगों को अपने तरफ। क्योंकि ये जो पुल फैक्टर क्यों अट्रैक्ट करता है ये प्लेस अपनी तरफ, क्योंकि इस प्लेस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं कि मैं वहाँ जा कर के रहूँ। जैसे मुंबई, दिल्ली, ये पुल फैक्टर्स रखते हैं। पुल फैक्टर्स क्यों रखते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे कि आप सोच लो कि वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट्स हो, जॉब्स और हायर वेजेस हो, अच्छी सैलरी मिल रही हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कई तरह की, स्टेबिलिटी हो, वार नहीं हो रहा हो, या फिर इंटरटेनमेंट फैक्टर हो, या कुछ भी इस तरह का जो पुल फैक्टर होता है उस प्लेस में, यानी कि वो अट्रैक्ट करने की फैक्टर्स होते हैं उस प्लेस में, और ये दूसरी जगहों के पॉपुलेशन को अपनी तरफ माइग्रेट कर लेते हैं। तो कई रीजंस होते हैं माइग्रेशन के। जो मेल होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, तो ये जो मेल पॉपुलेशन होता है वो ज़्यादातर माइग्रेशन वर्क के लिए करता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मेल जो पॉपुलेशन है वो शादी की वजह से माइग्रेशन हुआ उनका, ठीक है। तो सिर्फ आपके टोटल 38% जो मेल माइग्रेशन होता है वो जॉब की वजह से ही होता है। जॉब के चक्कर में वो इधर एक जगह को, अपने प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो 2% ही माइग्रेशन आपका जेंट्स का मैरिज के लिए होता है। जैसे स्पेशली ये कहाँ होता है 2% क्यों है? क्योंकि जो मेघालय जैसे स्टेट होता है ना, तो मेघालय में क्या होता है कि जब शादी होती है तो लड़की लड़के के पास आके नहीं रहती है, बल्कि लड़का जा करके लड़की के घर में रहता है। तो इसीलिए 2% माइग्रेशन ऐसा होता है कि मैरिज के लिए भी लड़कों का हो, मगर 38% माइग्रेशन लड़कों का जॉब की वजह से होता है, क्योंकि उनको अपने प्लेस ऑफ बर्थ में जॉब नहीं मिलती। फीमेल का माइग्रेशन मोस्टली मैरिज की वजह से होता है। 65% फीमेल का माइग्रेशन आपके मैरिज की वजह से होता है, और 3% माइग्रेशन जॉब की वजह से होता है। तो किसी भी रीजन से माइग्रेशन होता है उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लो अपॉर्चुनिटी वाले प्लेस से हाई अपॉर्चुनिटी वाले प्लेस में जाकर के रहने लग रहे हो। तो इससे कुछ फायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं माइग्रेशन के। तो कुछ तो होते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसका पॉजिटिव साइड ये होता है कि जब आप दूसरी जगह पे जाते हो, दूसरी जगह जाकर काम करने लगते हो, तो जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ ओरिजिन है, वहाँ पे आप रेमिटेंस भेजते हो, आप सैलरी भेजते हो, पैसा भेजते हो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन में। क्योंकि कई लोग जाते हैं, जैसे बच्चे गए, अपने माँ बाप को पैसा भेज रहे हैं, अपने फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, तो क्या करते हैं वो, इससे पैसा आता है प्लेस ऑफ ओरिजिन में। तो जब पैसा आता है ना, जैसे कि अगर आप बाहर कंट्री में गए हो और आप अपना पैसा भेजते हो, तो आप एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज भेजते हो, ठीक है, क्योंकि आप उस जगह के सैलरी भेजते हो, तो आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में भेजते हो, और इस फॉरेन एक्सचेंज से इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। मगर कभी कभी क्या होता है, आपका माइग्रेशन कंट्री के अंदर ही होता है, तो कंट्री के अंदर भी होगा तो भी आपका फायदा ये, जब मान लो कि आपका बेटा या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर जाता है दूसरी कंट्री के दूसरे स्टेट में जाता है काम करने के लिए, तो अपने प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ ओरिजिन में जो उनकी फैमिली होती है उनको पैसा भेजता है। तो इससे क्या होता है, जैसे मोस्टली तो शहर चले जाते हैं लोग, गांव छोड़ करके शहर जाते हैं जॉब के लिए, तो शहर में कमाते हैं और गांव में पैसा भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ ओरिजिन में पैसा आता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। मगर इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि ठीक है वो पैसा भेजते हैं, पैसा कमाते हैं वहाँ पे, मगर जितना वो पैसा भेज रहे हैं और या जितना वो पैसा कमा रहे हैं ना, वो जितना डेवलपमेंट अपने मेहनत से ला रहे हैं उसके मुकाबले वो पैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि काम वो ज़्यादा कर रहे हैं, डेवलपमेंट वो वहाँ पे ज़्यादा ला रहे हैं, और पैसा वो कम कमा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी तरह का कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ेंगे, वो है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, जो डेमोग्राफिक होता है, पॉपुलेशन होता है, जो उस पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर और सेक्स स्ट्रक्चर दोनों ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, इम्बैलेंस आ जाता है उसमें, अगर आपका डेमोग्राफिक फैक्टर जो काफ़ी अफेक्ट हो जाता है अगर आपके वहाँ पर माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन होता है ना, तो ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दोनों ही जगह पे डिस्टर्ब होता है। यानी कि जहाँ पे पैदा हुए हैं और जिस जगह को छोड़ के गए हो और जिस जगह पे गए हो, दोनों जगह का आप डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करोगे। ये सेक्स स्ट्रक्चर कैसे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ज़्यादातर तो काम के लिए बॉयज़ जाते हैं,
तो बॉयज़ का पॉपुलेशन सपोज गांव से शहर की तरफ जाते हैं बॉयज़ जॉब के लिए, तो क्या होगा, गाँव में जेंट्स का पॉपुलेशन कम हो जाएगा और लेडीज़ का बढ़ जाएगा, और शहरों में जेंट्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और लेडीज़ का कम हो जाएगा। सेम वे आपका एज स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, क्योंकि जवान लोग ज़्यादातर जाते हैं जॉब के लिए, तो क्या होगा, जैसे गांव में या किसी जगह से जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ पे बूढ़े लोगों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और जवान लोगों का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, और जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे जवानों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और बूढ़े लोगों का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है ना, एज स्ट्रक्चर, सेक्स स्ट्रक्चर, ये सब आपका डिस्टर्ब हो जाएगा माइग्रेशन के वजह से। इसके अलावा हम कुछ इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं, जैसे कि इसके वजह से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में। तो जहाँ पे लोग जाके रहने लगते हैं वो ओवर क्राउडेड हो जाता है, उनके उस जगह के रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की कम पड़ने लगती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ज़्यादा पॉपुलेशन का, स्लम एरिया क्रिएट होने लग जाते हैं उस जगहों पर, झुग्गी झोपड़ी बनने लग जाते हैं क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं होती, पॉल्यूशन होने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से आपके ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है क्योंकि चीप में लेबर मिल रहे हैं, फिर वो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। इस तरह के कई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं माइग्रेशन के वजह से। तो इसके अलावा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है माइग्रेशन की वजह से, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर लोग माइग्रेशन होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो कंपोजिट कल्चर, यानी दोनों लोग मिल करके, वहाँ बाहर से आए हुए लोग और वहाँ पे रहने वाले लोग मिल करके एक नया ही कंपोजिट कल्चर क्रिएट करते हैं। साथ में ये जो आपका जो दिमाग होता है ना, उसको वाइडर करता है। आप जब दूसरी जगह के लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो आप नए आइडियाज़ को, नए टेक्नोलॉजी को समझते हो और आप ब्रॉड माइंडेड बनते हो, ठीक है। तो इस तरह का पॉजिटिव इफेक्ट आता है। पर दूसरी तरफ नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। कभी कभी दूसरी जगह से आने वाले लोगों के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, सोशल वैक्यूम क्रिएट होता है, खालीपन क्रिएट होता है, आप मिलते जुलते नहीं हो उनके साथ, उनको रिजेक्ट करते हो, ठीक है। तब इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता है, तो ये उनको गलत तरीकों की तरफ आकर्षित कर सकता है, वो ड्रग्स या क्राइम्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से उसका कुछ सोशल इफेक्ट भी पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में अगर आप देखोगे तो माइग्रेशन का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट और कुछ नेगेटिव इफेक्ट दोनों हो सकता है। इसके अलावा कुछ अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं माइग्रेशन की वजह से। जैसे माइग्रेशन की वजह से अगर मैन का माइग्रेशन होता है, मैन अगर आप दूसरी जगह जा करके रहने लगता है, तो मैन अपने जॉब के लिए दूसरी जगह जाके रहने लगता है, तो उस जगह में उस घर के रहने वाले औरतों पर फिजिकल और मेंटल प्रेशर आ जाता है। फिजिकल और मेंटल प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे जो काम होते हैं जो बॉयज़ के होते हैं वो फिर उनको करने पड़ते हैं, तो उस जगह की जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल प्रेशर के अंदर आ जाती हैं। दूसरी तरफ जो वुमेन्स का माइग्रेशन होता है जॉब या दूसरे पर्पज से ना, तो जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए वो जाती हैं, तो इससे इकोनॉमिक ऑटोनॉमी तो आती है, ठीक है, वो अपने पैरों पे खड़ा होती हैं, ये सब अच्छी बात है, मगर कभी कभी फिर उनकी सेफ्टी के लिए रिस्क भी हो जाता है। तो बहुत सारे सेफ्टी रीजंस के लिए वो वल्नरेबल हो जाती हैं, कभी कभी क्राइम्स और दूसरे उन पे क्राइम हो उनके ऊपर कोई अत्याचार हो सकता है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो वल्नरेबल हो जाती हैं, उनकी सेफ्टी वल्नरेबल हो जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो माइग्रेशन जब होता है ना, तो ब्रेन आपका जो होता है वो आपका एडवांस रीजन में चला जाता है। अंडर डेवलप रीजन के जो अच्छे ब्रेन होते हैं, अच्छे जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो आपके डेवलप रीजन में चले जाते हैं। तो डेवलप रीजन और डेवलप होता जाता है और अंडर डेवलप रीजन आपका अंडर डेवलप ही रह जाता है। तो इस तरह से माइग्रेशन तो होता रहता है। माइग्रेशन से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का। इसके कई फैक्टर्स हैं और इसके कई रीजन्स हैं, इसके कई टाइप्स हैं, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव है। तो आपके चैप्टर में इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thank you students. Thanks for watching. Happy learning.